हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको संस्कृत शिक्षा शास्त्र यानी कि संस्कृत का पेडागोजी करवा रहा था, जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दिए थे। जैसे कि आपके सामने ये पूरा का पूरा सिलेबस रहा, जिसमें मैंने आपको क्या क्या करवा दिया था। टॉपिक फर्स्ट, संस्कृत भाषा शिक्षण विधेय करा दिया था, यानी कि जो विधियाँ होती है वो सेक्शन आपके संस्कृत शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं वो करवा दिए थे। जो उनकी अभिरुचियाँ होती हैं वहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैंने आपको करवा दिए थे। हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रखा था संस्कृत भाषा के जो कौशल होते हैं उनके विकास में कौन कौन सी आपके चरण आते हैं, उनके क्या उद्देश्य होते हैं वो करवाकर फिर मैं आपका जो LSRW होता है यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये जो होता है वो मैं आपको करवा चुका था। जिसमें से हमने पहला श्रवण यानी कि सुनना, बोलना और पढ़ना, ये तीन हमने कर लिए थे। आज हम बात करेंगे लिखने के बारे में कि कैसे कैसे लेखन होते हैं, उनके बारे में जानकारी लेंगे और साथ ही साथ में उसके उद्देश्य क्या होते हैं वो। आज हमारा संस्कृत भाषा कौशल जो होगा वो भी खत्म हो जाएगा और ये जो बाकी टॉपिक बचे हुए हैं छोटे छोटे टॉपिक हैं, आने वाले दिनों में जल्दी आपके खत्म हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 6-7 क्लासेस लगेंगे, उसमें ये खत्म हो जाएंगे सारे टॉपिक। ओके, तो चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, लिख लीजिए आज का नेक्स्ट टॉपिक। संस्कृत भाषा कौशल के मैं आपके 3 कौशल करवा दिए थे, तो आज हम बात करेंगे उसके नेक्स्ट कौशल चौथा, जो कि लिख सकते हो आप लेखन कौशल। अब लेखन कौशल क्या है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है और ये कौन से चरण पे आता है, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें आज बात करेंगे। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन निकल के आएगा कि यह जो भाषा होता है यानी कि लेखन कौशल जो होता है वो भाषा शिक्षण कौशल के कौन से स्थान पे आता है। तो ये चतुर्थ है, मतलब चौथे नंबर पर का यानी कि आखिरी नंबर का ये कौशल है। अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, जो कि आगे मैंने लिख भी दिया कि यह भाषा शिक्षा या भाषा शिक्षण का अंतिम कौशल है, जो कि कौन सा है, लेखन कौशल है। ओके, इंपॉर्टेंट है, 4 ही कौशल होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ध्वनि रूप में विद्यमान भाषा अंश का लिपि रूप में लिखा जाना ही क्या कहलाता है, तो लेखन कहलाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि अंश का लिपि रूप, क्या मैंने आपको बोला कि जो भी आप बोल रहे हो, जैसे कि मैं आपको जो बोल रहा हूँ क्या है, सारी की सारी ध्वनि रूप है। उस ध्वनि रूप को आप सुनते हो, सुनने के बाद आप उसको लिख रहे हो, तो लिखा हुआ क्या कहलाएगा, आपका लेखन कहलाएगा। तो उसी को यानी कि ध्वनि रूप के यानी कि लिपि को हम ट्रांसफर कर देते हैं, ध्वनि को हम लिपि में ट्रांसफर कर देते हैं और उसको हम लिख देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा लेखन कहलाता है। बेसिक जानकारी है, सबको आपको पता ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा के स्वरूप को स्थायित्व प्रदान किया जाता है, यानी कि जो भी चीज़ आपकी बोली जा रही है, आपका जो भी ध्वनि है, भाषा है, उसको हम क्या दे रहे हैं, एक परमानेंटली एक स्थायित्व जगह दे रहे हैं, जहां पर उसको क्या कहा जाता है, लेखन कहा जाता है, राइटिंग कहा जाता है। और ये क्या है, तो यहाँ आपका वर्तनी जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और काफ़ी उसकी महत्वता होती है। क्यों? क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सुनाई देती है, वर्तनी होती है, सुनने के बाद ही तो, यानी कि बोलना जो होगा, बोलोगे सामने वाला सुनेगा और सुन के ही तो उसको लिखेगा। 3 रूप होते हैं, इसके तीनों रूप कौन कौन से होते हैं उनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका जो मेन क्वेश्चन उठ के आता है वो ये उठ के आएगा कि लेखन कौशल का उद्देश्य क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि सुनना, बोलना, पढ़ना, उनके भी अपने कुछ उद्देश्य होते हैं। उसी प्रकार से लेखन का भी उद्देश्य क्या होता है, तो लिखित अभिव्यक्ति होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लेखन कौशल का उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखिएगा, लिखित अभिव्यक्ति है। चलिए अब बात कर लेते हैं लेखन कौशल के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। तो लिखित अभिव्यक्ति तो पता चल गया, लेकिन उसके साथ साथ में ये मेन पॉइंट आपको भी ध्यान रखने होंगे। पहला, अक्षर शब्द वाक्य के स्वरूप का ज्ञान, यानी कि जो भी आपके अक्षर होते हैं लिखने के लिए, आपको आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ये जितने भी आपके अक्षर होते हैं हिंदी, इंग्लिश में, जितने संस्कृत में, इन सभी अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हीं वाक्यों का ज्ञान होना चाहिए, उसके स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो आप लिख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल दूं कि मेरा नाम लिख के बताओ दीपक, अगर आपको अक्षरों का ज्ञान है तो आप लिखोगे ना दीपक, या अपना ही नाम लिखोगे ना आप, तो अक्षरों का ज्ञान है आपको। अगर नहीं होगा तो आप उल्टा सीधा कुछ भी बना दोगे, जैसे हम बचपन में करते थे, अक्षरों का ज्ञान नहीं होता था तो हमें सिखाया जाता था, हम उल्टी सीधी रास्ते बनाते रहते थे कॉपियों के ऊपर। ओके, तो इसलिए हमें क्या होना चाहिए, अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ में भावों को लिपिबद्ध करने के स्थायित्व प्रदान करना, यानी कि जो भी आपकी भावनाएं होती हैं, जो भी आपके भाव होते हैं, उसको एक लिपि प्रदान करना। जैसे कि मेरे मन में कुछ
आ रहा है, कुछ भावनाएं हैं मेरी, कुछ भाव है मेरे, उसको हम लिखित रूप में प्रदान करते हैं। जैसे कि डायरी लिखना। डायरी क्या होती है? आपकी जो दिन प्रतिदिन की जो आपकी दिनचर्या होती है उसको आप लिखते हो, आप अपनी भावनाओं को एक अक्षर के रूप में आकार देते हो। तो आपको क्या होना चाहिए? भावों के लिपिबद्ध को स्थापित या स्थायित्व प्रदान करना। दूसरा नेक्स्ट है आपका पढ़े हुए विषय को, ध्यान रखिएगा जो भी आप पढ़ रहे हो वो पढ़े हुए विषय को लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। जैसे कि आपकी ये सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको तो आप क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। फिर पढ़कर आप उसको आप कहीं ना कहीं नोट डाउन करते होगे, नोट्स बनाते होगे। तो क्या कर रहे हो? आप पढ़े हुए चीज़ को हम क्या कर रहे हैं? लिखित रूप में अभिव्यक्त कर रहे हैं। ओके, तो ये 3 इंपॉर्टेंट कौशल होते हैं आपके लिखित के। ओके, ध्यान रखिएगा लिखित अभिव्यक्ति तो होती ही होती है, वो आपका एक मेन पॉइंट है। उसी के साथ साथ में इन तीनों चीज़ों का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी आपके लेखन कौशल का उद्देश्य क्या होगा? प्राप्त होगा आपको। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया लेखन कौशल की जो होती हैं 3 विधियां होती हैं। वो कौन कौन सी 3 विधियां हैं? तो पहला है आपका दृश्य लेखन विधि, जिसे आप कई बार दृष्टि टा आ जाता है या की जगह, तो दृश्य लेखन विधि हो या दृष्टि लेखन विधि हो, दोनों ही ध्यान रखिएगा ये एक ही है, जिसको एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो जैकाटॉट विधि भी इसी को ही कहा जाता है। ओके, जो कि कौन से लेवल के लिए? तो प्राथमिक स्तर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अवस्था के प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। सारी चीजें कैसे सीखते हैं? देख देख कर सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट है सतुलेख विधि। अब ये कौन सी अवस्था के लिए होता है? तो माध्यमिक स्तर के लिए होता है। टेंशन मत लीजिएगा, अभी तीनों को विस्तारित रूप में बताऊंगा, अभी आप इतना समझ लीजिए कि किस लेवल के लिए होता है ये। ओके, नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है, यानी कि नेक्स्ट विधि अक्षर स्वरूप अनुकरण पदिनीति या पद्धति। ये तीनों के तीनों आपकी जो है लेखन कौशल की विधियां हैं, जो कि इंपॉर्टेंट अलग अलग अवस्थाओं में देखने को आपको मिलती है। अब ये तीनों की तीनों क्या है और क्या इसकी विशेषताएं, चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहला आ गया आपका दृश्य लेखन विधि या दृष्टि लेखन विधि, जिसे जैकाटॉट विधि भी कहते हैं। ये कौन सी अवस्था के लिए होता है? तो ये प्राथमिक यानी कि प्राइमरी लेवल के लिए सबसे श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। क्यों? चलिए ये समझा देता हूं। तो ध्यान रखिएगा, अध्यापक के द्वारा लिखे गए शब्दों का अनुकरण करके छात्र लिखता है। अब मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला कि अध्यापक के द्वारा लिखे गए, यानी कि वो अध्यापक जो था उसने सारे की सारी चीज़ें जो लिखी हुई थी वो ब्लैक बोर्ड पर ऑलरेडी लिख दी। अब उस लिखे हुए को देख देख कर अनुकरण करके कॉपी करके छात्र लिख रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है वो पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्लास में बहुत छोटा है, वो खुद लिखने में असमर्थ है बोली बोली चीज़ों को। ओके, तो वहाँ पर वो क्या कर रहा है? अनुकरण करके देख कर लिख रहा है, या फिर पुस्तक से या फिर शामपट से, कोई भी हो सकता है, चाहे वो ब्लैक बोर्ड से देखकर लिख रहा हो चाहे वो पुस्तक से देखकर लिख रहा हो, वो प्राइमरी लेवल पर ही होता है, जो कि छात्र क्या करता है? उससे अभ्यास करता है। ओके, इसलिए आप समझ में आ गया होगा इसको दृश्य लेखन विधि क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सारी की सारी जो होता है लिखने की प्रक्रिया वो बच्चा कैसे करता है? देख कर करता है। इसी के साथ साथ अगर वो बच्चा इस प्रकार से करेगा तो उसमें क्या होंगी? अशुद्धियों की कमी होगी। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है ऑलरेडी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सही तरीके से कैसे लिखते हैं, चाहे वो ब्लैक बोर्ड पर हो टीचर के द्वारा या बुकों में हो, वो सही तरीके से लिखा हुआ मिलेगा आपको। अब जो बच्चे ने पहले सही तरीके से देखा हो उसको, फॉर एग्जाम्पल APPLE एप्पल होता है, अगर हमने बच्चों को बता दिया तो बच्चे APPLE ही सीखेंगे, उसको आगे पीछे शब्द तो नहीं करेंगे। इसलिए क्या होगा? अशुद्धियों में कमियाँ होती है, साथ ही साथ में विराम चिन्ह आदि का ज्ञान भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि कई बार जगह आपके कॉमे लगे रहते हैं, कई आपके अलग अलग चिन्ह लगे रहते हैं, तो कहाँ पर कौन सा चिन्ह लगता है उस चीज़ों का भी बच्चे को ज्ञान मिलता रहता है कि कहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें क्या कर रहा है? वो बुकों में लगी हुई हैं या फिर अध्यापक लगाता हुआ चल रहा है। ओके, तो इससे बच्चों को विराम चिन्हों का ज्ञान भी मिलता है और साथ ही साथ में अशुद्धियाँ में भी कमी आती है। चलिए अब चलते हैं सेकंड वाले पर, जो कि है श्रुतलेख विधि। अब ये श्रुतलेख विधि क्या होता है और ये कौन से अवस्था पर इस्तेमाल की जाती है? तो ध्यान रखिएगा, यह उच्च प्राथमिक या माध्यमिक स्तर पर इसको इस्तेमाल करने की सबसे श्रेष्ठ विधि माना जाता है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा, अध्यापक के पदों या वाक्यों को सुनकर लिखना, यानी कि आपको पता होगा जैसे जैसे हम बड़ी क्लासों में चले जाते हैं तो अध्यापक जो है वो ब्लैक बोर्ड पर लिखना थोड़ा कम कर देता है, जो कि अध्यापक ज़्यादातर कैसे करता है? लेक्चर देकर अपने मुंह से अपनी जुबान से बताता है, सारी चीज़ें समझाते हुए चलता है और बच्चा जो है अपने नोट्स बनाता हुआ चलता है। तो यहाँ पर क्या करना होता है? अध्यापक जो पदों और वाक्यों का इस्तेमाल कर रहा होता है उसको सुनकर हम लिखते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं। इसलिए क्या माना जाता है? उच्च प्राथमिक या माध्यमिक स्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इस अवस्था तक आते आते बच्चे को सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है कि कौन सा कैसे लिखते हैं और कौन कौन से साइन सिंबल्स या चिन्ह कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। ओके,
नेक्स्ट है अध्यापक माध्यम गति से या फिर मध्यम गति से वाचन करे। कहने का तात्पर्य ये है कि अध्यापक जब भी बोल रहा हो, यानी कि जब भी आप नोट्स बना रहे हो, लेक्चर देकर समझा रहा हो अध्यापक टीचर, तो अध्यापक का ये ज़रूरी है कि वो कैसे बोले, धीरे धीरे बोले, मध्यम गति से बोले। ये नहीं कि बोलने का एक तरीका होता है उसी नॉर्मल वे में बोलते हुए चले, नहीं, अगर उसी तरीके में बोलते हुए चले जाओगे तो बच्चा कहीं ना कहीं लिखने में दिक्कत करेगा। लेक्चर देते समय एक बोलने का तरीका अलग होता है, एक बात करते समय बोलने का तरीका अलग होता है। लेक्चर करते समय हमें धीरे धीरे और एक चीज़ को 2 बार रिपीट करते हुए, 3 बार रिपीट करते हुए चलते रहते हैं ताकि बच्चे सही तरीके से उस चीज को लिख सकें। ओके, नेक्स्ट है वाक्य पद पाठ्य पुस्तक से ही हो। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो भी वाक्य हो, जो भी पद हो, वो कैसे हो, पाठ्य पुस्तक से हो। मतलब ऐसी चीज़ों का आपको ज्ञान करवाया जा रहा है जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो, नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो। ये नहीं जो हम बातचीत लिख रहे हैं वही लिखना शुरू कर दे, नहीं, वहाँ पर वाक्य और जो पद होंगे वो कैसे रिलेटेड होंगे, आपके करिकुलम से रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट है विराम चिन्हों को ना बोलें बल्कि छात्र उन्हें समझने का प्रयत्न करें। आप देखिए जब भी लेक्चर होता है तो लेक्चर में कभी भी हम पूर्ण विराम, अल्प विराम ऐसे करके तो नहीं बोलते ना, वहां पर बच्चे को अपने आप ही समझना होगा कि कहां पर अल्प विराम लगेगा, कहां पर पूर्ण विराम लगेगा। वहां पर चिन्हों को टीचर के द्वारा नहीं बताया जाता, टीचर एक अपनी लय में, जो नॉर्मल लय होती है उसमें चल रहा होता है। आपको अपने आप समझना होता है कि कहां पर कौन सा हमें कॉमा लगाना है, कौन सा अल्प विराम लगाना है, कौन सा पूर्ण विराम लगाना है। ओके, तो वही बात है, विराम चिन्हों को ना बोलें बल्कि छात्र उन्हें समझने का प्रयत्न करें। नेक्स्ट पॉइंट है छात्र स्वयं भावानुकूल विराम चिन्ह आदि का प्रयोग करे। यानी कि जब उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक विराम चिन्ह होना चाहिए ये वाला, तो उसको लगाना, इस चीज को क्या करे, वो खुद महसूस करे बच्चा। ये नहीं कि टीचर ही अभी भी उसको बता रहा है, नहीं, यहाँ पर टीचर आपको नहीं बताएगा कहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे देयरफॉर कहाँ लगाना है, मतलब इंग्लिश में या हिंदी में कहाँ पर कौन कौन से चिन्ह लगाने हैं, संस्कृत में कौन कौन से चिन्ह कहाँ लगाने हैं, वो आपको धीरे धीरे सीखना होता है। मेन बात यहाँ पर ये बात है कि शुतु लेख जो होते हैं वो लेख होते हैं जो कि टीचर आपको बोलता है और आपको खुद वहाँ लिखना होता है, सुन सुनकर लिखने वाले को कहा जाता है। ओके, तो ये था आपके लेखन कौशल का दूसरा विधि जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए तीसरे की ओर चलते हैं। तीसरा और आखिरी है अक्षर स्वरूप अनुकरण पद्धति या पद्धति। अब ये क्या होता है अक्षर स्वरूप अनुकरण? तो देखो नाम में ही छुपा है अक्षर स्वरूप अनुकरण, यानी कि अक्षरों के बिल्कुल स्वरूप में हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में शाब्दिक अर्थ में कि अध्यापक अत्यधिक शामपट का प्रयोग करें, गृह कार्यों के लिए अतिरिक्त अन्य विषयों पर लिखने का अभ्यास छात्रों से करवाया जाए। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, तो अध्यापक जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अक्षर स्वरूप, जो अक्षर जिस प्रकार का है उसको हम अनुकरण के माध्यम से सीखेंगे। और वो कैसे सीख सकते हैं, देख कर सीख सकते हैं। तो अध्यापक क्या कर रहा है, अत्यधिक वो शामपट पर लिख रहा है, उसका उपयोग कर रहा है, और वहाँ पर जो लिखी हुई चीज़ें हैं सेम सिमिलर जो है वो बच्चा उसको कॉपी कर रहा है। या फिर जो भी आप होमवर्क के लिए देते हो, गृह कार्य देते हो, उसके अतिरिक्त अन्य विषयों को लिखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको दे सकता है, जिससे आपकी हैंडराइटिंग जो वो और सुधर सके। क्योंकि आपने देखी होगी कई बच्चों की हैंडराइटिंग इतनी गंदी होती है कि बच्चे को समझ में भी नहीं आता उसने लिखा क्या है। तो उस चीज़ को समझाने के लिए, उस चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए, उसकी लेखन जो क्षमता होती है, उसके लिखने का जो तरीका होता है, उसको और अच्छा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये 3 प्रकार की आपकी विधियां थी लेखन के अंदर जो कि इंपॉर्टेंट थी, जहां से आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस थे। तो यहाँ पर आकर आपके लेखन कौशल भी खत्म हो गया। तो आपका यहाँ पर आपका संस्कृत भाषा के जो कौशल होते हैं वो चारों के चारों मैंने कंप्लीट करवा दिए अच्छी तरीके से। बाकी कुछ टॉपिक्स बचे हैं, छोटे छोटे हैं, जल्दी अब हमारा वो भी चैप्टर वाइज सारा का सारा खत्म हो जाएगा, संस्कृत भी। ओके, चलिए ये तो हो गया आज का अपना पूरा का पूरा लेक्चर। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, क्योंकि कई बच्चे अभी भी पूछते रहते हैं कि सर आपका क्लास का टाइम क्या है। तो ध्यान रखिएगा डियर, अभी आपकी जो क्लास है वो 3 टाइम चल रही है। एक होती है 12:15 दोपहर पर जो कि शॉर्ट नोट्स की क्लास होती है, दूसरी होती है आपकी शाम 4 बजे जो कि दीपाली मैम लेती है, और एक होती है शाम को 6:45 जो कि अभी हो रही है संस्कृत की क्लास। ओके, तो 12:15 पर शॉर्ट नोट्स, 4 बजे इंग्लिश पेडागोजी जो कि आपकी दीपाली मैम लेती है। जल्दी आपका 1-2 दिन में 4 बजे आपके प्रीवियस ईयर, केवल प्रीवियस ईयर चलाए जाएंगे 4 बजे, चाहे वो ईवीएस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर है 15-16 दिन के अंदर सारे के सारे 5-6-7 साल के कंप्लीट कर देंगे। ओके, साथ ही साथ में 6:45 पर जो आपकी क्लास होती है वो मिक्स होती है, कभी संस्कृत कभी हिंदी, ताकि आपको सारे सब्जेक्ट के रिवीजन ज्ञान मिलता रहे। ओके,
और साथ ही साथ में कई बच्चे कहते हैं सर आपकी वीडियोस का हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो डियर उसके लिए हमने एक अपना ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम पर। उस पर आप हमारा जो ग्रुप है वो किस नाम से है, तो वो DK गुप्ता के नाम से है। तो डायरेक्टली आप वहाँ जाकर सर्च मारिए और सर्च मारते ही हमारा पहला आपको देखने को मिल जाएगा लोगो, वहाँ पर जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके, वहाँ से आपको टाइम टू टाइम अपडेट भी मिलेगा, न्यू नोटिफिकेशंस भी मिलेंगी लेक्चर्स की टाइम टू टाइम, और साथ ही साथ में प्रैक्टिस करने के लिए जो PDF देता हूँ वो भी आपको वहाँ से मिल जाया करेगा। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी पूरी की पूरी संस्कृत की क्लास। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात करेंगे। और जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया अगर आपको अच्छा लगता है तो नीचे जाके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको और अच्छी से अच्छी हम वीडियो देते रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।